प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से काफी उम्मीदें थीं और आर्थिक मंदी से उबर कर निकल रहे भारत के लिए जापान के साथ गर्माहट भरी मित्रता दोनों देशों के लिए भी जरूरी था। 30 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी एयर इंडिया वन से जापान के लिए रवाना हुए तो इस यात्रा को उम्मीदों की यात्रा माना जा रहा था। इस यात्रा ने उम्मीदों को एक हद तक पूरा भी किया। भारत में जो ढांचागत और बुनियादी क्षेत्र में विकास की चीज़ें हैं उसको लेकर के नए क्षितिज तलाशे जा सकते हैं। जो भारत विकास के और जो स्मार्ट शहर 100 स्मार्ट शहर बनाने की जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको पूरा करने की दिशा में कहीं न कहीं काम होगा। इसके अलावा क्योटो की जो प्राचीन विरासत है जापान में और भारत में वाराणसी दोनों एक जैसे देश हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वाराणसी जो उनका चुनाव क्षेत्र रहा है और क्योटो जहां वो जा रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर द्विपक्षीय संबंधों के लिए ये उनकी पहली यात्रा है। तो ऐसी दशा में दोनों देशों के बीच जो है यहाँ पर क्योटो से एक नए क्षितिज का उदय होगा, नए संबंध बनेंगे। प्रधानमंत्री जापान के ओसाका पहुंचे तो गर्माहट भरे स्वागत ने आगे के दिनों के सकारात्मकता की ओर संकेत कर दिया। अगले दिन यानी 31 अगस्त को सुबह में प्रधानमंत्री पहले तोजी मंदिर गए। क्योटो शहर मंदिरों का शहर है और जापानी तहजीब में उसकी वही स्थिति है जो भारतीय संस्कृति में बनारस की है। प्रधानमंत्री का विजन है कि बनारस को भी क्योटो की तर्ज पर ही विकसित किया जाए। क्योटो शहर स्मार्ट हेरिटेज शहर के तौर पर विकसित किया गया है और बनारस को भी वैसा ही बनाने के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता भी हुआ। क्योटो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी, क्योटो और हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज, क्योटो एंड हिंदुस्तान के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इन क्षेत्रों में भी हम मिलकर के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने उसी दिन किनकाकुजी मंदिर का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योटो विश्वविद्यालय भी गए, जहां उन्होंने स्टेम सेल शोध में नोबेल पुरस्कार विजेता विद्वान से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनसे आग्रह किया कि भारत के जनजातीय समुदाय में होने वाली सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए स्टेम सेल विकास के जरिए रास्ता निकाला जाए। भारत में हम भी हेरिटेज सिटीज के निर्माण के लिए बहुत बड़ी योजना करने वाले हैं। उसी के सिलसिले में मैं कुछ समझना चाहता था, कुछ देखना चाहता और मैं प्रधानमंत्री अबे का बहुत आभारी हूं कि वे कल टोक्यो से खास मेरे स्वागत के लिए यहाँ आए। रात्रि को उन्होंने प्राइवेट भोज दिया। इतना ही नहीं, आज सुबह काफी समय मेरे साथ बिता करके टोजी टेम्पल में हर बारी चीजों को मुझे दिखाया, समझाया। यानी कितना अच्छा अनुभव था मेरे लिए। मैं आज क्योटो यूनिवर्सिटी में गया था, आप जिसके चेयरमैन हैं। स्टेम सेल में जो काम हो रहा है उसी को मैं समझना चाहता था। तो मेरे लिए जितना सांस्कृतिक विरासत का मूल्य है उतना ही वैज्ञानिक विरासत का भी मूल्य है और दोनों को जोड़ करके हम भारत में कुछ कर सकें तो मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर रहा। दोनों देश इस दिशा में आगे रिसर्च के लिए सहमत हुए। क्योटो शहर के मेयर ने प्रधानमंत्री के सामने
क्योटो शहर का खाका पेश किया ताकि उसी तर्ज पर विकास के लिए बनारस में बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा सके। उसके बाद प्रधानमंत्री शाम में टोक्यो के लिए रवाना हो गए। क्योटो से टोक्यो के बीच बुलेट ट्रेन चलती है। प्रधानमंत्री का सपना भारत में भी बुलेट ट्रेन चलाने का है। लेकिन भारत में जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी का यह सपना सच होने जा रहा है और इसमें मदद होगी जापान की। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस बात का समझौता हुआ है। जापान भारत में हाई स्पीड ट्रेन संचालन के लिए तकनीक और वित्तीय सहयोग करेगा। We also agreed to further collaborate on such symbolic projects as the introduction of the Shinkansen bullet train to India and the enhancement of connectivity between India and its neighboring countries. आइए आपको दिखाते हैं कि जापान की शिनकेनसेन यानी बुलेट ट्रेन कैसी है और हवा से बात करने वाली इस ट्रेन का सफर कितना आरामदायक है। देख सकती हैं मेरे पीछे बिल्कुल करीने से लोग बैठे हुए हैं बिना किसी परेशानी के, और इतनी तेज स्पीड में आपको एहसास नहीं हो रहा है कि आप इतनी तेज हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। और करीब करीब क्योटो से टोक्यो की ये बीच की जो दूरी है वो 2.25 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में ये ट्रेन तय कर लेती है। ट्रेन में और कई तरह की खूबियाँ हैं, सेंसर हैं, एक्सीडेंट से बचने के लिए सेंसरों का प्रयोग किया गया है, लाइट कह सकते हैं कि इमरजेंसी लाइट है। और देश के अंदर हाई स्पीड ट्रेनें जल्द से जल्द अगर बनती हैं तो भारत की जनता है, जो भारत के निवासी हैं, वो भी जापान की तरह इसी तरह की जो बुलेट ट्रेन है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहले ये ट्रेन मुंबई अहमदाबाद रूट पर दौड़ेगी। इस रूट की लंबाई भी टोक्यो क्योटो की तरह करीब 500 किलोमीटर की होगी। इसके बनने पर 7 घंटे का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा। जापान की शिनकेनसेन बुलेट ट्रेन सबसे तेज ट्रेन है। इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे है और इस हाईटेक ट्रेन में सुरक्षा की पूरी गारंटी है। अगले दिन यानी 1 सितंबर को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में ताइमेई एलिमेंट्री स्कूल गए, जहां उन्होंने जापान में बुनियादी शिक्षा का जायजा लिया। उन्होंने बहुत सारे सवाल भी पूछे। स्कूल सिलेबस के लिए आप पब्लिशर को इनवाइट करते हैं और वे अपना स्कूल मेरे सिलेबस बना करके आपके सामने रखते हैं और बाद में आपका बोर्ड उसको सिलेक्ट करता है। इसका अनुभव आपको क्या रहता है, इसमें कारण क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट कितना होता है और सिलेबस जो पब्लिशर होते हैं वे सिलेबस बनाने में कितने एबल होते हैं। प्रधानमंत्री की शख्सियत का एक और पहलू सामने आया जब ताइमेई एलिमेंट्री स्कूल की संगीत कक्षा में उन्होंने बच्चों का गाना सुना और बांसुरी पर भी हाथ आजमाए। भारत के माइथोलॉजी में एक श्री कृष्ण भगवान का नाम है जिसको हिंदुस्तान के लोग गॉड मानते हैं, जैसे भगवान बुद्ध को हम मानते हैं। और वो फ्लूट बहुत बजाते थे और कहते हैं कि जब वो फ्लूट बजाते थे सारी गायें उनके पास दौड़ करके आती थी। प्रधानमंत्री की मुलाकात दिन भर जापान के मंत्रियों और विभिन्न नेताओं से हुई। जापान में प्रधानमंत्री की शख्सियत की छाप हर किसी पर दिख रही थी।
प्रधानमंत्री अकासाका पैलेस गए तो वहां पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया गया और सिर्फ विशिष्ट अतिथियों को पेश की जाने वाली चाय समारोह में उन्हें चाय पेश की गई। बाद में अकासाका पैलेस में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे से हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते हुए। इनमें सड़कों का विकास, सेहत, क्योटो और काशी, महिला विकास और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। Concerning political and security matters, we agreed to pursue comprehensive security and defense cooperation. We also agreed to initiate defense equipment cooperation discussions and also to further promote cooperation in maritime security and US-2, the amphibious rescue aircraft. Through deeper and expanded dialogue and cooperation, I hope that political and security cooperation between Japan and India will be deepened further. यह इस बात का प्रमाण है कि भारत जापान को सबसे घनिष्ठ और विश्वसनीय मित्रों में समझता है और हमारी विदेश नीति में जापान की ऊंची प्राथमिकता है, क्योंकि भारत के विकास में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका है और हम दो शांतिप्रिय लोकतांत्रिक देशों की साझेदारी आने वाले समय में इस क्षेत्र और विश्व के लिए प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है। जापान ने भारत में अगले 5 साल में $35 अरब के निवेश का वायदा भी किया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आबे ने क्योटो और टोक्यो में हमारा स्वागत किया है, सम्मान किया है और अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यह उनके भारत के प्रति प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यहां हर क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनका भारत के प्रति प्रेम और आदर देकर मुझे अत्यंत खुशी हुई है। क्योटो में भेंट और इस शिखर सम्मेलन से मैं केवल संतुष्ट ही नहीं हूं, बल्कि मुझ में इस भारत और जापान की साझेदारी के विश्वास और गहरा हो गया है। मुझे नया उत्साह और नई उम्मीदें जगी है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को अब स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय किया है। जाहिर है इसे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग और बुनियादी ढांचे के विकास के अनुरूप ही माना जाना चाहिए। भारत और जापान की स्पिरिचुअल पार्टनरशिप कालातीत है, वो समय के बंधनों से बंधी हुई नहीं है, लेकिन आज शासकीय दायरे में ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में आप सबके सामने हम खड़े हैं। मेरी दृष्टि से सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाना इतना ही नहीं है। हम दोनों देश इस विषय में अत्यंत गंभीर हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा ये संबंध का नया रूप अधिक परिणामकारी और अधिक दायित्वपूर्ण रहेगा। ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक इसलिए है कि भारत के विकास और परिवर्तन में जापान की आने वाले दिनों में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज प्रधानमंत्री आबे ने आश्वासन दिया है, एक प्रकार से शपथ ली है कि भारत के इंक्लूसिव डेवलपमेंट में यह व जापान का बिल्कुल नए स्तर पर सहयोग और साझेदारी देंगे। हम लोग भली भांति समझ सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री आबे ने 3.5 ट्रिलियन येन, यानी कि अगर मैं भारत के रुपयों के संदर्भ में कहूं तो 2,10,000 करोड़ यानी कि $35 बिलियन की पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग
अगले 5 सालों में भारत में करने का लक्ष्य रखा है। मैं उनके इस महत्वपूर्ण निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। Namaskar, you are watching DD News, India's most reliable news channel. DD News, India's most trusted news channel. प्रधानमंत्री टोक्यो में पहले ही बुनियादी शिक्षा की जानकारी ले चुके थे। अब उन्होंने उच्च शिक्षा का जायजा लेने के लिए सैक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वहां न सिर्फ बच्चों से रूबरू हुए बल्कि उनके सवालों का जवाब भी दिया। I'd like to ask you hear your policy on economic development and energy proposal. I think India has a prominent presence among the BRICS countries and it attracts worldwide attention, especially after your inauguration. And in order to accelerate economic growth, it's inevitable to meet the energy needs. So, recent decision by your government to ratify the additional protocol to safeguard agreement is regarded as a milestone for that purpose. So, Excellency, my question is, how are you going to enhance the trust of international community without changing your nation's stance as a non-NPT state? Thank you. भारत ये भगवान बुद्ध की भूमि है और बुद्ध शांति का संदेश और शांति के लिए जिए और शांति के लिए कष्ट भी झेले थे। My question is how to maintain peace and prosperity in Asia Pacific, focusing on growing presence of China. Japan faces the challenge of an uncertain China in the East China Sea, and also India has the same concerns with China in the Indian Ocean. In order to ensure enduring peace in this region, I think it is vital for possible two countries work together without isolating China. It sounds like mission impossible, but we have to do that. So today, I'd like to ask your policy for that purpose. Thank you. देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी यहाँ कमिटमेंट है। जापान भी लोकतांत्रिक देश है। भारत और जापान मिलकर के जितना सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ेंगे, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज का दुनिया को एहसास कराएंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम से भी हम प्रगति भी कर सकते हैं, लोगों का विद्या कर सकते हैं। हम औरों पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय हम अपने पर जितना ध्यान देंगे और हम हमारे वैल्यूज, हमारा विकास, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारा कमिटमेंट टू द पीस, इस पर जितना हम ज्यादा ध्यान देंगे, मैं समझता हूं अपने आप स्थितियां बन जाएगी। टोक्यो में उसी दिन प्रधानमंत्री ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टेक्निकल एंड कल्चरल एकेडमी का उद्घाटन किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने दिल जीत लिया उद्घाटन के लिए पारंपरिक रूप से रखे जापानी ढोल को बजाकर। उसी दोपहर प्रधानमंत्री सम्राट आकिहितो से मिले। दोनों की मुलाकात में दोनों देशों की रिश्तों की गर्माहट झलक रही थी। प्रधानमंत्री ने जेट्रो और निक्केई द्वारा आयोजित एक सेमिनार में जापानी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। निहोनम तो इंडो नो चोमेना बिजनेसु रीदा नो नाकादे ओहानाशी देकिरो कोतोवा कोइस देश।
मैं आपको आज विश्वास दिलाने आया हूं कि पिछले 100 दिन के मेरे कार्यकाल को अगर देखा जाए, मैं राष्ट्रीय राजनीति में नया था। इतने बड़े पद के लिए मैं उस प्रोसेस में पहले कभी रहा नहीं था। मैं एक छोटे राज्य से आया। इन सारी मर्यादाओं के बावजूद भी 100 दिन के भीतर भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। हम लोग जापान में जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके रिफॉर्म में कर्जाई सिस्टम को बड़ा महत्व देते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, मैंने आते ही मेरे पीएमओ को और एफिशिएंट बनाने के लिए और प्रोडक्टिव बनाने के लिए कर्जाई सिस्टम से कंसल्ट करके उनको मैंने इंडक्ट किया है। और ऑलरेडी मेरे यहाँ पिछले 3 महीने से लगातार भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग चल रही है। तो जापान की जो एफिशिएंसी लेवल है, वो एटलीस्ट शुरू में मेरे पीएमओ में कैसे आए, उस पर मैं लगातार 3 महीने से काम कर रहा हूँ और आपकी एक टीम मेरे यहाँ काम कर रही है। मैं नहीं मानता हूँ कि बिजनेसमैन को कोई ज़्यादा कंसेशन चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ये सिस्टम की जिम्मेवारी है, शासन की जिम्मेवारी है, पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेवारी है। और एक बार सही पॉलिसी मेकिंग का फ्रेमवर्क बन जाता है तो चीज़ें अपने आप चलती हैं। कभी कभार डिले होने का एक कारण ये होता है कि हम नीचे के तबके के अधिकारियों पर चीज़ें छोड़ देते हैं। अगर हम पॉलिसी ड्रिवन स्टेट चलाते हैं तो निर्णय करने में नीचे कोई भी झिझक नहीं रहती। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बहुत आराम से डिसीजन ले सकता है। और इसलिए हमने प्रायोरिटी दी है पॉलिसी ड्रिवन स्टेट गवर्नमेंट चलाने की। अगर पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होता है तो डिस्क्रिमिनेशन भी स्कोप नहीं रहता है, पहले आप वाला मामला नहीं रहता है, और उसके कारण हर एक को समान न्याय मिलता है, हर एक को समान अवसर मिलता है। उसी शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JIPFL के आयोजित समारोह में भारत का पक्ष सामने रखा। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम लगेगी, और आपकी जो सुभाष बाबू के साथ बातों की जो चीजें हैं सब हम सुनना चाहते हैं। こちらから特別チームをつけて、チャンドラボスに対するお話をぜひですね録画したいと思います。 वो सारी बातें हम रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं। それを記録として残したいんです。 तो मुझे खुशी हुई आपको दर्शन करके। 今日お会いできて大変嬉しいです。 प्रधानमंत्री जब भारतीय दूतावास गए तो अपने रंग में नजर आए, लेकिन असली रंग जमा जब प्रधानमंत्री जापान में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपनी भाषण कला से लोगों को मुतमईन कर दिया। आखिरकार जब प्रधानमंत्री वतन वापसी कर रहे थे तो देश के पास विकास के नए रास्तों का एक रोड मैप था। अगले 5 साल में भारत जापान में $35 अरब के निवेश का वायदा कर चुका था और रोड, बुनियादी ढांचा समेत 5 क्षेत्रों में भारत जापान आपस में करार कर चुके थे। नागरिक एटमी करार पर भी दोनों देश बातचीत में काफी आगे बढ़ चुके हैं। जापान भारत के रिश्तों में एक नया सूर्योदय हो चुका था, यानी उगते सूरज के देश के साथ चमकते सूरज का देश विकासवादी देशों के रूप में एक मंच पर खड़ा हो चुका है।
打打打打打打。